नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। किसी हौज को एक नल ये 4 घंटे में भरता है जबकि नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। पूरे भरे हुए हौज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, नल ए को पहले लिखते हैं। ये कितने देर में भर रहा है? ये भर रहा है आपका 4 घंटे में। और नल बी जो है वो कितने घंटे में भर रहा है? ये भर रहा है 6 घंटे में। और नल सी खाली कर रहा है कितने घंटे में? 8 घंटे में। ये खाली करने वाला है इसलिए इसको माइनस का साइन देंगे। ये दोनों भरने वाला है तो प्लस का साइन दे दीजिए। अब यहाँ से हम टैंक की क्षमता निकाल लेंगे। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा? 4, 6 और 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा। 24। अब यहाँ से देखते हैं नल ए की क्षमता कितनी है। तो 4 से 24 कितना बार में जाएगा? 6 बार में। तो ये जो है वो 6 की दर से भर रहा है। 6 से 24 कितना बार में जाएगा? 4 बार में। तो बी जो है वो 4 की रेट से भर रहा है। 8 से 24 कितना बार में जाएगा? 3 बार में। सी जो है वो खाली कर रहा है आपका 3 की दर से। अब ये तीनों जब मिल जाएंगे तो हौज को कितना समय लगेगा भरने में? कितना भरना है? 24। तो 24 को भागा कर दीजिए इन तीनों की कार्य क्षमता से। तो ये आपका 6 भर रहा है, बी 4 भर रहा है, दोनों 10 भर रहे हैं। उसमें से सी खाली कर दे रहा है 3। तो भरा रहा है कितना? 10 में से 3 खाली हो जा रहा है, 7 भरा रहा है। तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये आपका घंटा में आ जाएगा, ठीक है। और आंसर जो है आपका घंटा और मिनट दोनों में लिखा हुआ है। तो देखिए 7 से 24 के नज़दीक जाइए, कितना बार में जा सकते हैं? 7 तिया 21, 3 बार में। तो 3 जो ये आपका आया ये आ गया आपका घंटा। 21 तक गए, बचा कितना? 3 बच रहा है। 3/7 लिखेंगे। ये भी अभी किस में है? घंटा में। इसको मिनट में बदलने के लिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ हम लिखते हैं 6 तिया 18, 180 बटा कितना? 7। अब इसको कैंसिल करिए, लगभग में आएगा। 7 से कैंसिल करिए, 7 दूना 14, बच गया कितना? 4, 40, 7 छक 42, यानी कि 26 बार में जाएगा लगभग। तो ये 26 किस में आ गया? मिनट में आ गया। तो इस हौज को भरने में कितना समय लगा? ये आपका 3 घंटा लगा, ठीक है। और ये आपका 26 मिनट लगा। कुल मिलाकर 3 घंटा 26 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा। हर एक लाइन को मैंने डीपली कवर किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। ये बी और सी 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किए हैं, ठीक है। उनके निवेश के समय का अनुपात भी दे दिया है। 4:5:6 है। तीनों के लाभ का अनुपात आपसे पूछा है। कौन कौन है? ये है और कौन है? बी है, सी है। इन लोगों के पूंजी का अनुपात कितना है? 2, 3, 5। तो यहाँ लिखिए 2, 3 और 5। ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ठीक है। और कितने समय के लिए निवेश किए हैं? 4, 5 और 6। तो यहाँ लिखिए 4, 5 और 6। ये किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है। आपसे पूछा है प्रॉफिट का रेशियो। तो कितने समय के लिए ये पूंजी का निवेश किए हैं उससे अगर गुना कर देंगे तो आपका प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 को 4 से गुना करिए, कितना आ जाएगा? 8। 3 को 5 से 15 आ जाएगा। 6 को 5 से 30 आ जाएगा। तो ये तीनों का प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 8:15:30। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। समझ में आया होगा। जितने समय के लिए पूंजी को निवेश किया जाता है उससे अगर गुना कर देंगे तो आपका प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई में 30% की वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है।
कितना वृद्धि हो रहा है 30%। तो इस 30% का फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? 30% को परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा तो कितना लिखेंगे? 3/10 लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे 3% को। तो पहले मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की भुजा इस नीचे वाले को कितना था? पहले हम मान लिए भुजा था 10, ठीक है। अब कितना हो गया? 30% की वृद्धि हुआ है, यानी 10 में 3 का वृद्धि कर दीजिए 13। अब नई भुजा हो गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है ये आपसे पूछा गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, आपको पता होगा, ठीक है। अब इसी को यहाँ बैठा दीजिए, इधर लिखिए √3/4 भुजा का स्क्वायर, पहले भुजा माने थे 10, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर अनुपात। अब फिर एक बार और बैठाइए √3/4। अब नई भुजा कितना हो गया? 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 होता है, 169। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए √3/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? इधर आपका 100 और इधर कितना? 169। तो पहले क्षेत्रफल था आपका कितना? 100, अब हो गया कितना? 169। कितना बढ़ा है? 69% बढ़ गया क्षेत्रफल में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। ये आपका डीआई का सवाल है और इसमें क्या पूछा गया है? दो कॉलेज का नाम दे दिया है, कॉलेज ए और कॉलेज बी। इन दोनों कॉलेजों में 2005 से 2010 तक विद्यार्थियों की कुल संख्या हजारों में दर्शाया गया है, ठीक है, 1000 में है। अब क्वेश्चन है यहाँ पढ़िए, सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज ए में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी होगी? तो 2005 में देखिए कॉलेज ए में कितने विद्यार्थी थे? तो कॉलेज ए कौन है? ये खाली वाला जो बॉक्स है, तो खाली वाला ये है। तो 2005 में किसके सामने है? ये 20 के सामने। तो 2005 में कितने हो जाएंगे? 20 विद्यार्थी थे। 2006 में देखिए किसके सामने है? 40 के सामने। तो 2006 में 40 विद्यार्थी थे। 2007 में देखिए आपका 40 और 50 के बीच में है। तो 40 और 50 के बीच का अंतर कितना है? 10 बीच में है, यानी 5 का अंतर है। तो 40 से 5 बढ़ा दीजिए, 45 हो जाएगा। तो 2007 में कितने विद्यार्थी थे? 45। 2008 में देखिए किसके सामने है? 50 के सामने है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 50 2008 में। 2009 में किसके सामने है? 70 के सामने है। तो 2009 में 70 विद्यार्थी थे। 2010 में देखिए लास्ट आपका 80 और 70 के बीच में है, यानी कि 70 से 5 बढ़ा दीजिए 75। ये आपका कुल हो गया विद्यार्थियों की संख्या। अब इस सभी को जोड़ दीजिए, 20 और 40 कितना हो गया? 60 और 45 105 और 50 155, 155 और 70 कितना हो जाएगा? 225 और 75 300 हो जाएगा। तो कॉलेज ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या 300 एवरेज आपसे पूछा गया है। तो देखिए 2005 से 2010 तक है, कितना साल हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 साल हो रहा है। तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। 6 पचे 30, यानी 50 आ जाएगा। लेकिन किस में है? हज़ार में है। विद्यार्थियों की संख्या हज़ार में है। तो यहाँ हज़ार में करने के लिए 3 जीरो बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। ये भी आपका डीआई का सवाल है। देखिए सेम क्वेश्चन है, पढ़िए। 2007 से 2008 में कॉलेज बी में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? किस कॉलेज का पूछा है? कॉलेज बी। तो कॉलेज बी में देखिए 2007 ये है, ठीक है। 2007 से 2008 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये जो काला वाला है ये है कॉलेज बी, ठीक है। तो देखिए 2007 में कॉलेज बी में कितना थे? तो ये आपका 70 और 60 के बीच में है, यानी कि 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 60 से 5 बढ़ा दीजिए। तो 2007 में कितना विद्यार्थी थे कॉलेज बी में? 65। और 2008 में देखिए कितना है? किसके सामने है? 70 के सामने है। तो 2008 में 70 विद्यार्थी थे। तो 2007 से 2008 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो नंबर में कितना बढ़ा है? 65 से 70 हो गया है। 5 बढ़ा है किस पर? इस 65 पर। तो 65 से इसको डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 5 से कितना बार में जाएगा? 13 बार में। आपसे लगभग पूछा है
तो इसको कैंसिल करिए, कितना बार में जा सकते हैं 100 के लगभग, तो 13 8 कितना होता है 104, 8 बार में जाएंगे तो इसके नज़दीक जाएंगे 104, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का लासा दे दिया है और मासा दे दिया है, उनमें से एक संख्या आपको दे दिया है तो दूसरी संख्या आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो आपको ये फार्मूला पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि संख्याओं का गुणनफल। नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है 864, तो यहाँ लिखिए कितना 864, इंटू एचसीएफ कितना है 144, 144 लिखिए, बराबर पहली संख्या आपको दे दिया है 288, तो 288 यहाँ लिखिए। दूसरी संख्या आपसे पूछा है तो दूसरी संख्या को मान लीजिए आप n। अब यहाँ से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। देखिए 144 से 288 कितना बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल करिए, कितना बार में जाएगा 4 3 2, 432 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 432, यानी दूसरी संख्या 432 होगी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस प्रश्न का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक साइकिल को 880 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 880 रुपये है, ठीक है। इतना में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है। 10% का लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा है, आपको सेलिंग प्राइस दे दिया कितना 880, इतना में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है, तो कितना में बेचे होंगे 80% में, 80% में बेचे होंगे, ठीक है। तो 10% का आपको लाभ चाहिए, ठीक है। एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। 10% का लाभ चाहिए, यानी 110 चाहिए, तो 110 बराबर कितना हो जाएगा, एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, 8 से कितना बार में जाएगा 11 बार में जाएगा, ठीक है। इस 11 को 110 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1210 आ जाएगा। तो कितना में बेचा जाना चाहिए 1210, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रहे हैं, ठीक है। अनुत्तीर्ण मीन्स फेल रहे हैं। 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत हैं, दोनों विषय में कितना पास हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखिए गणित का है, यहाँ लिखिए मैथ। मैथ में कितना प्रतिशत फेल हुए हैं उसको पहले लिखिए 40%, तो यहाँ लिखिए कितना 40%, ठीक है। और अंग्रेजी में कितना प्रतिशत फेल हुए हैं 30%। इंग्लिश में कितना 30% फेल हुए हैं, 30 यहाँ लिखें। अब इन दोनों को जोड़िए, दोनों में देखिए कितना प्रतिशत फेल हो रहे हैं, 40 और 30 70% फेल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ बोला गया है कि 10% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, मीन्स 10% दोनों में फेल हुए हैं। तो इस 10 को हम घटा देंगे क्योंकि 2 बार बोला गया है, तो इसमें से 10 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 60% जो विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, दोनों विषय में फेल हुए हैं, मैथ और इंग्लिश में। तो आपसे पूछा है कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, मीन्स पास हुए हैं। तो फेल हो गए हैं 60%, तो पास कितने हुए 40%, क्योंकि 100% कुल विद्यार्थी होता है जिसमें से 60 आपका फेल है, तो पास कितना है 40%, और यही आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका आंसर करिए। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 2 है और रूट के अंदर 12 है, तो इस 12 को तोड़ दीजिए, 2 गुना का 2 4 हो गया, गुना का 3 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हम 12 को तोड़ सकते हैं। फिर से आपका गुना है 5 है, उसके बाद रूट के अंदर कितना है 20 है, इसको भी इसी प्रकार से तोड़ दीजिए, 2
गुना 2 4 हो गया और गुना 5 20 हो गया। इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। अब फिर से है गुना 3 रूट 15 है तो 15 का 15 इसी तरीके से रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए रूट के अंदर 2 2 है तो एक बाहर हो जाएगा, एक पहले से बाहर है, यहाँ से एक और बाहर निकल जाएगा तो 2 और 2 गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 4। रूट के अंदर केवल कितना बच रहा है 3 तो 4 रूट 3 हो जाएगा। फिर यहाँ गुना करिए, यहाँ देखिए 5 तो आपका बाहर है और इसमें और क्या बाहर होगा 2, यहाँ 2 है तो एक बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है 10 रूट अंदर कितना बच रहा है 5 तो अंदर आपका हो जाएगा 5 गुना का 3 रूट 15 जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, बाहर बाहर में कितना है 4 10 और 3, इस सबको गुना करिए। 4 को 10 से करेंगे 40, 40 को 3 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा 120। अब देखिए जो रूट के अंदर है उसको गुना करिए, रूट 3 है यहाँ और रूट 5 है, कितना हो गया रूट 15 हो जाएगा और ये रूट 15 है, रूट 15 इंटू रूट 15, 2 रूट 15 हो जा रहा है तो एक आपका बाहर आ जाएगा यानी 1 15 आपका बाहर आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 गुना 15 करेंगे तो 180 आएगा, उस पर 1 0 बैठा दीजिए, कितना आ जाएगा 1800। इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा आपको। रूट के अंदर जो संख्या था उसको तोड़ दिए रूट से बाहर निकालने के लिए, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया कितना 1800। बस इसमें कुछ और करना नहीं था। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 2 साल के लिए 2000 पर 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल आसान है, पहला वर्ष और यहाँ हो जाएगा आपका दूसरा वर्ष, 3% है। ठीक है तो 2000 का 3% निकालिए, कितना आएगा 3 दूना 6, 60 हो जाएगा। तो पहले वर्ष आपका ब्याज लगेगा 60। ठीक है पहले वर्ष 60 लगेगा, दूसरे वर्ष आपका ये 60 रहेगा। ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज है, इस पर फिर आपका 3% का ब्याज लग जाएगा। ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 3% निकालिए 60 का, कितना आएगा 6 18, 180 परसेंटेज है यानी नीचे 100 होगा, 1 पॉइंट आपका लग जाएगा 1.8 होगा 1.8। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, ये 60 और 60 कितना हो गया 120 और 1.8 कितना आ जाएगा 121.8। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 121.8। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं रीता है, R फॉर रीता और M फॉर मीना, ये दोनों जब मिल रहे हैं तो काम आपका समाप्त हो रहा है 10 दिन में। और अकेले जब रीता काम कर रही है तो 15 दिन लग रहा है, यानी कि R अकेले काम कर रही है तो 15 दिन लग रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, काम निकल जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है 10 से 30 कितना बार में जाएगा 3 बार में, तो ये दोनों की कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। और 15 से 30 कितना बार में जाएगा 2 बार में, तो रीता की केवल क्षमता कितना है 2, यानी R बराबर यहाँ 2 रख दीजिए और R और M दोनों बराबर कितना है 3, तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा। M की कार्य क्षमता 1 हो जाएगा यानी मीना की कार्य क्षमता 1। तो मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में करेगी ये आपसे पूछा गया है। तो काम है कितना 30 है और मीना की कार्य क्षमता कितना आया 1 आया, तो 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 30 ही दिन आएगा। 30 दिन में मीना अकेले इस काम को कर लेगी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर है ये सवाल। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए 5000 रुपये के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा ये आपसे पूछा है। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा ये आपको निकालना है। तो अंतर बराबर क्या होता है 2 साल का, आपको पता होगा एक फार्मूला क्या होता है, PR² बटा
100 का स्क्वायर, PR² बटा 100 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अंतर, बराबर अंतर आ जाएगा। इसी फार्मूले पर इसको क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए, बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। P कितना है, P यानी प्रिंसिपल 5000 है, तो 5000, ठीक है। रेट कितना है, रेट आपका 12% है, स्क्वायर है, तो 12 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है, 12 को 2 बार गुना कर दिए। अब नीचे 100 का स्क्वायर है, तो 100 को 2 बार गुना कर दीजिए, 100 को 2 बार। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, वो आ जाएगा आपके अंतर के बराबर, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचा 50 और यहाँ है 100, 50 से 100 को कैंसिल करिए, 2 बार में जाएगा। 2 से 12 कितना बार में जाएगा, 6 बार में। अब इस 6 को 12 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 72 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। केवल ये फार्मूला आपको पता होगा तो तुरंत आप इस सवाल का आंसर कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर करिए। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है, एक त्रिभुज ABC में ये B व ये C के मध्य बिंदु D व E हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक ट्रायंगल बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, आपका ट्रायंगल बन गया। अब इसमें बैठाने का प्रयास करिए। देखिए ये हो गया आपका ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। क्या बोला है कि ये B व ये C का मध्य बिंदु कौन है, D और E है। ये B ये हो गया और ये C ये हो गया, इन दोनों का मध्य बिंदु कौन है, D E है। तो ये हो जाएगा इसका मध्य बिंदु, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। ये आपका D हो गया, ये आपका E हो गया, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये भी बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC बराबर 9 सेंटीमीटर है तथा AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो DE की माप आपसे पूछा है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है कि इसका माप क्या होगा। तो इसका माप निकालने के लिए इसका सबसे पहले आप वैल्यू लिखिए B और C का। तो देखिए B और C बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय में आप पढ़े होंगे कि ये इसका जो होता है लंबाई, इसका जो लेंथ होता है, इसका आधा होता है, इसका लेंथ इसका आधा होता है, ठीक है। जब इन दोनों का मध्य बिंदु पूछा जाए तो इसका जो माप होगा उसका आधा होगा इसका माप, ठीक है। तो 9 का आधा कितना हो जाएगा, 4.5। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल आपको BC की लंबाई पता होगा तो इसका आधा होता है DE की लंबाई मध्य बिंदु जब पूछा जाए। तो 9 का आधा 4.5, 4.5 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तुरंत आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 10% और 20% की क्रमिक कटौतियाँ यानी डिस्काउंट किसके बराबर है। एकल डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो एकदम बेसिक सा सवाल है, इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हैं डायरेक्ट। 10% का डिस्काउंट है, माइनस का 10 लिखेंगे। फिर से आपका कितना डिस्काउंट है, 20%, फिर से आप माइनस का 20 लिखिए। अब माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस का करेंगे। फिर 10 और 20 इन दोनों को गुना कर दीजिए और नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। यहाँ बच रहा है कितना, आपका बच रहा है माइनस का 10, माइनस का 20 और प्लस का 2 बच रहा है। तो ये माइनस का 10 और ये माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 30 और इसमें से प्लस का 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 28। ये माइनस मीन्स क्या होता है, डिस्काउंट। तो माइनस 28% का डिस्काउंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है, एकदम आसान सा सवाल है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। 5 नए लड़कों को कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। कक्षा के लड़कों की औसत आयु आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है, 20 लड़कों का औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। तो 20 लड़कों का कुल आयु निकाल सकते हैं, 20 को गुना कर दीजिए 12 से तो आपका टोटल एज निकल जाएगा, 12 दूना 24, 240। 5 नए लड़के जो आए हैं, दाखिला लिए हैं,
उसका भी औसत आयु दे दिया है 7 वर्ष। तो इन पांचों लड़कों का कुल एज निकाल सकते हैं। 5 गुना 7 कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों का एवरेज आपसे पूछा गया है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 5 7 2 275। कुल उम्र कितना 275। और कुल कितने लड़के हैं, 20 पहले थे, 5 नए आ गए, यानी 25 हो गए। 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 25 से एक बार में 25, 2 बच गया, 25 हो गया, फिर एक बार में जाएगा। तो एवरेज आयु कितना आ जाएगा, 11 वर्ष। ठीक है, 11 ईयर्स। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। ठीक है, 2/3 पर बेचने पर कितना हानि हो रहा है, 10% का। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले इसको समझिए, 2/3 को। ठीक है, 2/3 को समझिए। अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य हम किसको मान लें, जिसका हम 2/3 कर सकते हैं। तो इस नीचे वाले को मान लीजिए आप क्या, अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस। तो यहाँ हम लिखते हैं मार्क प्राइस। MP बराबर कितना माने, 3 माने। तो 3 का 2/3 अगर निकालिएगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 2/3 में बेचा है तो सेलिंग प्राइस 2 आ जाएगा। तो इस 2 में बेचने पर 10% का हानि हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हम वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं। ये जो 2 है वो किसके बराबर है, ये 2 किसके बराबर है, 90 के बराबर है। क्यों, क्योंकि 10% की हानि हो रही है। 2 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90 में बेच रहे हैं तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20/9। ये आपका आ गया क्या, CP कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या बोला है, आपसे प्रश्न पढ़िए एक बार। इसमें बोला है कि अगर यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अंकित मूल्य कितना माने, 3। अगर 3 पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा, यानी कि आपका नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, इतना ही में बेच रहे हैं। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 20/9 है। तो लाभ कितना है, तो बिक्री मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा, 20/9 को घटा दीजिए तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 में 20 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7/9। ये आपका प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट है। कैसे निकालें आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, 7/9 का। ठीक है, लाभ गुना 100 होता है बटा क्रय मूल्य, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, तो क्रय मूल्य कितना है 20/9। तो यहाँ लिखिए आप कितना, 20/9 और गुना कर दीजिए 100 से, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ कैंसिल कर दीजिए, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 5 बार में, 20 पचे 100, बचा क्या 7 और 5, तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35% का प्रॉफिट होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35%। ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस सवाल को मैंने क्रिस्टल क्लियर बता दिया है, आपको समझ में आया होगा हर एक लाइन। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, B और C एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, C और ये 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों अगर मिल जाए तो 6 दिन में कर सकते हैं। तो ये और B मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एकदम क्वेश्चन आसान है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए B और C अगर साथ में काम कर रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं, 12 दिन का। ठीक है, 12 दिन ले रहे हैं। C और ये कर रहे हैं तो 8 दिन का समय ले रहे हैं। C और ये काम कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 8 दिन का। ठीक है, तीनों अगर मिल रहे हैं तो 6 दिन का समय लग रहा है, यानी कि ये प्लस B प्लस C ये तीनों जब मिल जाएंगे तो 6 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 8 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24। देखिए अब यहाँ से क्षमता निकाल लीजिए,
12 से 24 कितना बार में जाएगा? 2 बार में, ठीक है। 8 से 24 कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 6 से 24 कितना बार में जाएगा? 4 बार में। यहाँ निकल गया। अब देखिए पूछा गया है ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने समय में कर देंगे। तो यहाँ आपको ए और बी इन दोनों का अलग से कार्य क्षमता निकालना होगा। तो ये तीनों की कार्य क्षमता आपको पता है, इन तीनों का कितना है? 4 है, ठीक है। हमको ए का चाहिए, तो ए का अगर चाहिए तो ये बी और सी का मान रख देंगे तो ये का निकल जाएगा। बी और सी का मान देखिए कितना है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाके 4 में घट जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ए की कार्य क्षमता निकल के आ गया कितना? 2। अब चाहिए हमको बी का, ठीक है। बी का चाहिए तो ये और सी का मान रख देंगे तो बी का निकल जाएगा। ये और सी का देखिए यहाँ कितना है? 3 है, ठीक है। यहाँ प्लस में है, ये 3 इधर घट जाएगा 4 में, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बी बराबर 1 आ जाएगा। बी की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी। अब ये दोनों काम करेंगे, काम है आपका कितना? 24। किस रेट से काम करेंगे? 2 और 1 3, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में जाएगा? 8 बार में। 8 दिन में ये और बी अगर अकेले काम करेंगे तो इस काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको बताएं ताकि एक भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब इस सवाल का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ए और बी साझे में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की स्थापना करते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप का सवाल है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। आप यहाँ लिखते जाइए, ये है और कौन है? बी है। इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आप ले लीजिए। ए का निवेश जो है वो बी के निवेश का 3 गुना है, तो बी को आप मान लीजिए 1, ठीक है। इसका 3 गुना ये निवेश कर रहा है, यानी कि ए का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे पढ़िए, ए की निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दोगुनी है, तो टाइम का रेशियो भी ले लीजिए आप यहाँ, ठीक है। टाइम का रेशियो ले लीजिए। ये जो है वो बी से 2 गुना समय के लिए निवेश कर रहा है, यानी बी अगर 1 समय के लिए निवेश कर रहा है तो ये कितना समय के लिए? इसका 2 गुना, यानी 2 समय के लिए निवेश कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि यदि बी को लाभ के रूप में 4000 प्राप्त हुए हैं तो कुल लाभ कितना है? बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ से इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिए। ये जो है वो 3 निवेश किया है 2 समय के लिए, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाएगा 3 दूना 6। उसी प्रकार से बी का भी हो जाएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ए को 6 मिल रहा है और बी को 1 मिल रहा है, और एक्चुअल में बी को कितना मिल रहा है? 4000 मिल रहा है लाभ के रूप में। तो 1 बराबर कितना है? 1 बराबर आपका 4000 है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ कितना है? ए को मिला 6 और बी को मिला है 1, यानी 6 और 1 7। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? इसको गुना कर दीजिए 7 से, 7 चौक 28,000 कुल लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 28,000, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर करिए, ये भी बहुत ही धांसू सवाल है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे दिया है 5:4 है। इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है 1000 यूनिट है। बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 है, तो छोटी भुजा पर लंब की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है, बना लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए भुजाओं का अनुपात दे दिया है 5:4। 5 जो है वो बड़ी भुजा होगी, तो इसमें बड़ी भुजा कौन है? ये, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप कितना? 5x। छोटी भुजा ये हो जाएगी, तो इसको मान लीजिए आप कितना? 4x, ठीक है। अब देखिए बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई दे दिया है 20, ठीक है। बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई कितना है? 20 है। तो यहाँ से एक लंब हम खींच लेते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका कितना है? 20 है, ठीक है। ये अब लंब बोलिए या हाइट बोलिए, h बराबर एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से आपको समांतर चतुर्भुज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का। तो इस क्वेश्चन के अनुसार समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है? आपका होता है बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो सबसे पहले आप बड़ी भुजा के अनुसार क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो बेस आपका ये हो जाएगा बड़ी भुजा में 5,
तो 5 आप गुना कर दिए, 5x गुना हाइट h कितना है 20 आपको दे दिया है, 20 यहाँ करेंगे इज इक्वल टू क्षेत्रफल के बराबर आपको करना है। तो क्षेत्रफल कितना है 1000 बराबर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए, 20 से कैंसिल करिए, 20 पचे 100 यानी 50 आ जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 बार में जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ गया, x बराबर 10 आ गया। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, x बराबर 10 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बड़ी भुजा की लंबाई 50 तो छोटी भुजा की कितना हो जाएगा, 4x का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर कितना आया है 10 आया है। तो आपसे पूछा है कि छोटी भुजा पर लंब की लंबाई कितना होगा, यानी कि ये वाला आपसे पूछा है। ठीक है, छोटी भुजा पर लंब की लंबाई ये h आपको निकालना है। तो एक बार और फार्मूला लगा दीजिए, यही बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और 4x बराबर कितना आया है 40, तो 40 गुना हाइट h यही निकालना है। तो h आप मान लीजिए क्या h ही मान लीजिए, बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा और क्षेत्रफल कितना है 1000 है, तो इस 1000 के बराबर आप कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, 4 से कितना बार में जाएगा 25 बार में, तो h बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 इकाई, तो छोटी भुजा पर लंब की लंबाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा, हर एक लाइन को मैंने अच्छे से समझाया है, क्लियरली आपको समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का सेशन का अंतिम सवाल, ये आपका होमवर्क है, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी एक कमेंट आप जरूर करके बताइएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को साथ में ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मिलते हैं सुबह में रीजनिंग की क्लास में 9 बजे।